हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गुरु मोड में। जैसा कि आपको पता है कि कल साइंस की परीक्षा है, मैट्रिक। तो उसी दृष्टि से मैं कुछ क्वेश्चन लाया हूँ आप लोगों के लिए, जो एग्ज़ाम के दृष्टि से बहुत 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 इम्पोर्टेंट है। तो आप लोग इस वीडियो को मिस नहीं करें और मेरा वीडियो लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को दबा दें। तो चलिए मैं पहले कुछ फिजिक्स के सवालों पे चलता हूँ। तो देखिए, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे पहला सवाल है आपका कि दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण उपयुक्त होता है। दाढ़ी बनाने के लिए यानी कि शेविंग करने के लिए कौन सा दर्पण उपयुक्त होता है। तो आपका आंसर होगा अवतल दर्पण। अवतल दर्पण का इस्तेमाल दाढ़ी बनाने के लिए किया जाता है। उसके बाद अगला सवाल है कि किसी दर्पण से आप चाहे कितनी भी दूरी पर खड़े हो, आपका प्रतिबिंब हमेशा सीधा प्रतीत होता है। वह दर्पण हो सकता है। तो केवल दो ही ऐसे दर्पण है जो हमेशा आपका सीधा प्रतिबिंब बनाता है, या तो वो समतल दर्पण हो सकता है या फिर उत्तल दर्पण हो सकता है। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपतन का कोण वह होता है। आपतन कोण किसे कहते हैं, सीधा सवाल है। तो आपतित किरण दर्पण की सतह पर आपतन बिंदु से खींचे गए अभिलंब से जो कोण बनता है उसको क्या कहते हैं हम लोग, आपतित कोण कहते हैं, सॉरी आपतन कोण कहते हैं। इसके बाद क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4। अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद किरण किस बिंदु से होकर गुजरती है। तो फोकस बिंदु से होकर गुजरती है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखिए, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सिर्फ हम लोग उसी पे चर्चा करेंगे। क्वेश्चन तो बहुत सारे हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हम लोग उसी पे देखेंगे। तो गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच क्या संबंध होता है। तो आपको पता है कि एक रिलेशन है F=R/2। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, के परावर्तन का कोण वह कोण होता है जो परावर्तित किरण दर्पण की सतह पर आपतन बिंदु से खींचे गए अभिलंब से बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या उसकी फोकस दूरी की होती है। क्या होती है, अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या उसकी फोकस दूरी की क्या होती है, तो 2 गुनी होती है। किसी दर्पण से वस्तु को कहीं भी रखने से वस्तु के बराबर आकार का सीधा प्रतिबिंब बनता है। मतलब कि कौन सा दर्पण है जिसको वस्तु को हम कहीं भी रखेंगे तो बराबर आकार का सीधा प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, तो वो होगा समतल दर्पण। उत्तल दर्पण तो सीधा प्रतिबिंब बनाता है, लेकिन ये बड़ा छोटा बनाता है और बहुत छोटा बनाता है, बराबर आकार का नहीं बनाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ 11 नंबर पे आप लोग को दिख रहा है ना, ठीक है। किसी गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 50 सेंटीमीटर है तो उसकी फोकस दूरी होगी, तो कितनी हो जाएगी। गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या यानी कि R 50 सेंटीमीटर है, तो F क्या हो जाएगा, F=R/2 होता है। 50 का आधा कर दीजिए, 25 सेंटीमीटर इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसी वस्तु का आवर्धित प्रतिबिंब निम्नलिखित में से किस दर्पण से बनता है, यानी कि बड़ा। तो सिर्फ अवतल दर्पण ही है जो वस्तु का बड़ा यानी कि आवर्धित प्रतिबिंब बना सकता है। इसके बाद क्वेश्चन है कि 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता होती है। तो कोई भी लेंस हो जिसका फोकस दूरी 1 मीटर हो, उसकी क्षमता 1 डायोप्टर मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि एक अवतल दर्पण में यदि वस्तु को दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच रखा जाए तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा। तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, आभासी बनेगा और बड़ा बनेगा, जो कि दर्पण के पीछे बनता है। छठा वाला कंडीशन है, पढ़े होंगे आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा होती है, कैसी होती है, पॉजिटिव होती है। किसी वस्तु का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा और वस्तु से बड़ा है, तो वस्तु को कहाँ पे रखेंगे हम लोग। तो वस्तु को हम लोग कहाँ रखते हैं, दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच रखते हैं, यानी कि P और F के बीच रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। यहाँ अवतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन होता है, तो 1 से कम भी हो सकता है और 1 से अधिक भी हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आइए। निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। कौन से पदार्थ का इस्तेमाल लेंस बनाने के लिए, तो मिट्टी का तो कभी इस्तेमाल नहीं हो सकता लेंस बनाने के लिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, काल्पनिक प्रतिबिंब होता है, काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है, सीधा होता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है। उत्तल दर्पण हमेशा वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनाता है, आभासी बनाता है और सीधा प्रतिबिंब बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनेगा, हमेशा छोटा। तो उत्तल दर्पण जो है ये हमेशा छोटा ही प्रतिबिंब बनाएगा, बड़ा प्रतिबिंब नहीं बनाएगा। उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, कैसा होता है, तो उत्तल दर्पण हमेशा कैसा प्रतिबिंब बनाता है, हमेशा कैसा बनाता है, इसमें देखिए बोल रहा है हमेशा उल्टा नहीं, हमेशा सीधा, उल्टा भी और सीधा, हमेशा सीधा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ 28 नंबर के मोटर के चालक के सामने लगा रहता है, कौन सा दर्पण लगा होता है। तो आपको पता है साइड मिरर के रूप में कौन सा दर्पण यूज होता है, उत्तल दर्पण का यूज होता है। ठीक है, गाड़ी मोटर में देखते हैं ना वाहनों में साइड मिरर के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बना सकते हैं। तो सिर्फ अवतल दर्पण ही है कि वस्तु का सारे तरह का प्रतिबिंब बनाता है, छोटा भी बनाता है, बड़ा भी बनाता है, बराबर भी बनाता है। हजामती दर्पण के रूप में हजामत बनाने के लिए उपयुक्त कौन सा दर्पण, तभी हम बताए हैं। अब देखिए इसमें क्वेश्चन को क्या पूछा है, हजामत बनाने के लिए उपयुक्त गोलीय दर्पण में सीधा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए चेहरे को रखा जाना चाहिए कहाँ, तो ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ आ जाइए, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है। तो पता है आपको कि प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम हैं। उसके बाद है समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है। तो समतल दर्पण हमेशा कैसा प्रतिबिंब बनाता है, तो वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। अगला क्वेश्चन है आपका कि एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है, तो इसकी फोकस दूरी कितनी होगी। वक्रता त्रिज्या यानी कि आर आपको दिया हुआ है, आर एफ बराबर r/2, आर का आधा कर दीजिए, 32 का आधा कीजिए, कितना हो जाएगा 16 सेंटीमीटर। चलिए अब हम लोग अगले चैप्टर में चलते हैं। यहाँ आ जाइए, मानव नेत्र। मानव नेत्र से देखते हैं, इससे बच्चों बहुत सारा सवाल आता है, तो आप लोग इसको अच्छे से देखिए। चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है। ठीक है, मतलब कि कोई व्यक्ति अगर अंतरिक्ष में है तो उसको आकाश कैसा दिखाई देगा, तो काला दिखाई देगा, है ना। या चंद्रमा पे है तो कैसा दिखाई देगा, काला दिखाई देगा। मानव नेत्र में होता है कौन सा लेंस होता है, तो आपको पता है उत्तल लेंस होता है। कौन सा लेंस होता है, उत्तल लेंस होता है। श्वेत प्रकाश यानी कि श्वेत रंग कितने रंगों से मिलकर बना होता है, तो 7 रंगों से मिलकर बना होता है, आपको पता है। मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं वो क्या कहलाता है। हमारे आंख में कौन सा पार्ट है जहां वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, तो दृष्टि पटल यानी कि रेटिना। रेटिना पे ही तो ऑब्जेक्ट का क्या बनता है, इमेज बनता है। अगला क्वेश्चन है कि दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंग दैर्घ्य अधिक होता है। तो तरंग दैर्घ्य देखिए सबसे अधिक किसका होता है, लाल रंग का होता है, और सबसे कम किसका होता है, बैगनी रंग का होता है। जो इंद्रधनुष में सबसे ऊपर लाल रंग दिखता है और सबसे नीचे बैगनी रंग दिखता है। अगला क्वेश्चन है कि नेत्र द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, कैसा बनता है नेत्र द्वारा वस्तु का प्रतिबिंब, तो वास्तविक, उल्टा और छोटा बनता है। नेक्स्ट सवाल है आपका 7 नंबर की, एक स्वस्थ आंख के लिए दूरबिंदु फिक्स नहीं है, अनंत होता है। मानव नेत्र में अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करने की विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं को फोकसित कर सकता है। ऐसा होने पाने का क्या कारण है, तो ये नेत्र की समंजन क्षमता है। हमारे आंख में जो लेंस है उसके पास ये कैपेबिलिटी है कि वो क्या कर सकता है, अपने फोकल लेंथ को एडजस्ट कर सकता है और दूर और नज़दीक दोनों के वस्तु को देख सकते हैं हम लोग। इसी कैपेबिलिटी को, एबिलिटी को हम लोग क्या कहते हैं, समंजन क्षमता कहते हैं। ठीक है, एकोमोडेशन। अगला सवाल है आपका कि इंद्रधनुष का बनना किस परिघटना पर आधारित है। तो प्रकाश का वर्ण विक्षेपण होता है, इसी के कारण इंद्रधनुष बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि सामान्य दृष्टि वाले व्यक्ति के लिए स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी कितनी होती है, तो 25 सेंटीमीटर। यहाँ देखिए ये 25 सेंटीमीटर, यहाँ मीटर भी है, मीटर में नहीं मारना, 25 सेंटीमीटर।
लिस्ट डिस्टिंक्ट विजन, याद रखिएगा, इसको हम लोग नियरेस्ट पॉइंट भी कहते हैं। तो 25 सेंटीमीटर। जो नेत्र निकट स्थिर वस्तुओं को नहीं देख सकता है उस नेत्र में होता है कौन सा दोष होता है? देखिए नाम है निकट दृष्टि, लेकिन दिखाई नहीं देगा दूर वाला, तो उसको दूरदृष्टि दोष कहते हैं। जब निकट का नहीं दिखाई दे तो दूरदृष्टि दोष हो जाएगा। ठीक है। अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जा सकता है, किसके द्वारा? तो अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी जो एकोमोडेट करता है वो किसका कमाल है? हमारे आंख में सिलियरी मसल्स होते हैं, पक्षमाभी पेशियां, उसी का एक कमाल है। अगला क्वेश्चन देखिए 14 नंबर के किसी कोलाइडी विलयन में निलंबन कणों से प्रकाश के प्रकीर्णन को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? टिंडल प्रभाव कहा जाता है। नेक्स्ट सवाल है आपका कि जब नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाती है तब नेत्र निम्नलिखित में से कौन सा दृष्टि दोष होता है? तो कौन सा दृष्टि दोष हो जाएगा? फोकस दूरी कम हो जाएगी तो निकट दृष्टि दोष हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है 17 नंबर, निकट दृष्टि दोष का उपचार किस प्रकार के लेंस से करते हैं? तो अपसारी लेंस से करते हैं, यानी कि अवतल लेंस से, इसी को अपसारी लेंस कहते हैं। क्वेश्चन और बन गया, किस लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं? तो अवतल लेंस को कहते हैं। निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में होता है कौन सा लेंस? देखिए यहाँ पे सवाल आ गया, अवतल लेंस होता है। अब यहाँ आ जाइए लास्ट में, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता? अभी भी इससे पहले भी ये क्वेश्चन हुआ है, मिट्टी। तो देखते हैं अगला सवाल, दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति का उपचार किस प्रकार के लेंस से होता है? दूरदृष्टि हाइपरमेट्रोपिया, तो अभिसारी लेंस से होता है, जिसको हम लोग उत्तल लेंस भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस दृष्टि दोष में नेत्र का क्रिस्टलीय लेंस धुंधला या अपारदर्शी हो जाता है? मतलब कि उस पे देखते हैं ना भद्दा भद्दा पड़ जाता है, वाइट वाइट, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? मोतिया बिंद कहते हैं। ठीक है, झिल्ली उस पे जम जाता है। नेक्स्ट सवाल है कि जरा दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति का उपचार किस प्रकार के लेंस से होता है? तो बायोफोकल लेंस से। ठीक है, द्विफोक्सीय लेंस इसको कहते हैं, लेकिन ये भी एक प्रकार का क्या है? हाइपरमेट्रोपिया, तो इसका उपचार कभी कभी उत्तल लेंस से भी होता है। सामान्य दृष्टि के वयस्क के लिए सुस्पष्ट दर्शन की अल्पतम दूरी नियरेस्ट, अभी हम बताएं इससे पहले भी, 25 सेंटीमीटर। एक प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है? बहुत अच्छा सवाल है ये, 5 सतहों से घिरा होता है। स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? स्पेक्ट्रम, तो किसका इस्तेमाल करते हैं हम लोग? प्रिज्म का इस्तेमाल करते हैं। श्वेत प्रकाश में कितने वर्ण होते हैं? तो व्हाइट कलर जो होता है, व्हाइट रंग का जो प्रकाश है वो 7 रंग से मिलकर बना होता है। चलिए ये सब क्वेश्चन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आगे देखते हैं। यहाँ पे हम लोग श्वेत प्रकाश प्रिज्म में गुजरने के बाद विभिन्न रंगों में विभक्त हो जाता है, इस घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। जब किसी उजले प्रकाश को, व्हाइट लाइट को या सूर्य से निकलने वाली रोशनी को हम लोग किसी प्रिज्म से गुजारते हैं तो वह क्या होता है? 7 रंग में बढ़ जाता है। इस घटना को ही हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। इसी के कारण तो आपका इंद्रधनुष बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि श्वेत प्रकाश जब एक प्रिज्म से होकर गुजरता है तो जो रंग सबसे कम विचलित होता है वो कौन होता है? तो लाल रंग, जो कि सबसे आपको ऊपर दिखाई देता है, यही लाल रंग है जो सबसे ऊपर दिखाई देगा और सबसे कम विचलित होगा। ठीक है, चलिए ये हो गया। अब मैं इससे आपको एक चीज़ बता दूं कि आप याद रखेंगे, प्रकाश का जो सबसे ज़्यादा तरंग दैर्घ्य होता है इसमें तो वो लाल रंग का ही तरंग दैर्घ्य होता है, और सबसे कम किसका होता है? बैगनी का होता है। लाल रंग इसीलिए देखिए खतरा के निशान में हम लोग लाल कलर का इस्तेमाल करते हैं ना, कि उसका वेवलेंथ ज़्यादा होता है तो आसानी से हम लोग उसको देख लेते हैं, और इसका झुकाव भी सबसे कम होता है इसलिए सबसे ऊपर दिखाई देता है। तो याद रखेंगे, बैजानी, पिनाला या आपको विबज्योर याद होगा। चलिए अब हम लोग विद्युत में आ जाते हैं।
तो देखते हैं अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन अर्धचालक नहीं है? तो सिलिकॉन एक अर्धचालक है, जर्मेनियम है, पारा इसमें अर्धचालक नहीं है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि विद्युत धारा की प्रबलता का एसआई मात्रक, या अगर बोले कि विद्युत धारा का एसआई मात्रक तो क्या होता है? एम्पियर होता है, आपको पता होना चाहिए, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। विभव का मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है। वोल्ट बाई एम्पियर प्रदर्शित करता है, किसको प्रदर्शित करता है? तो ओम को। ओम मतलब रेजिस्टेंस। प्रतिरोध का एसआई मात्रक, ये तो आपको पता होना चाहिए बिल्कुल, ओम होता है प्रतिरोध का एसआई यूनिट। 1 ओम, 2 ओम और 3 ओम के 3 प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में सीरीज में जोड़ते हैं। जब सीरीज में जोड़ेंगे तो सीधे जोड़ देंगे, 2 1 3 3 6 ओम इसका आंसर हो जाएगा। एम्पियर घंटा होता है, एम्पियर घंटा किसका होता है? आवेश। ओम के नियम को परिभाषित करने में किसका मान अचर यानी कांस्टेंट रहता है? ताप पता है आपको कि कांस्टेंट होता है, निश्चित ताप होता है। एकांक धनावेश को दो बिंदुओं के बीच हस्तांतरित करने में जो कार्य करना पड़ता है वो क्या होता है? तो वो विभवांतर होता है। विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है? विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट होता है, पीडी, इसको पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं, उसका एसआई यूनिट क्या होता है? वोल्ट होता है। जब किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तब गतिशील कण होते, कौन से कण गतिशील हो जाते हैं? तो आपको पता है इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह को ही तो हम लोग क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। जूल पर कुलाम यानी जूल बट्टा कुलाम बराबर होता है, किसके बराबर होता है? तो वोल्ट के बराबर होता है। टंगस्टन निम्नलिखित में से किस ताप पर पिघलता है? तो 3500 डिग्री सेल्सियस, जो कि विद्युत बल्ब का तंतु होता है, किस चीज का? टंगस्टन का बना होता है, इसलिए ये सवाल यहाँ पे आया। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि विभवांतर मापने के लिए निम्नलिखित में से किस युक्ति का उपयोग किया जाता है? पोटेंशियल डिफरेंट मेजर करने के लिए तो कौन सा युक्ति होता है? वोल्ट मीटर होता है स्पेशली। निम्नलिखित में से किसमें धन और ऋण का चिन्ह नहीं होता है, मतलब पॉजिटिव और निगेटिव साइन इंडिकेट नहीं किया होता? तो बैटरी में होता है, एमीटर में होता है, वोल्ट मीटर में होता है, लेकिन रजिस्टर्स जो होते हैं प्रतिरोधक उसमें नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विद्युत शक्ति का मात्रक क्या होता है? विद्युत शक्ति पावर, पावर का मात्रक पता होना चाहिए आपको, वाट होता है। यहां जाइए आप, सेल के विद्युत वाहक बल का मात्रक होता है, विद्युत वाहक बल जो उसमें पोटेंशियल डिफरेंस बनाए रखता है, तो क्या होता है? वोल्ट होता है। अब यहाँ जाइए लास्ट क्वेश्चन पे कि आवेश का, चार्ज का ऐसा यूनिट क्या होता है? तो कूलॉम होता है, आपको पता होना चाहिए, ये भी बहुत अच्छा सवाल है। अब देखते हैं हम लोग यहाँ पे 31 नंबर, किसी निश्चित समय में किसी निश्चित प्रतिरोध वाले चालक में उत्पन्न ऊष्मा धारा के क्या होता है? तो इसके वर्ग के समानुपाती होता है, आप पढ़े होंगे इसमें जूल के नियम में, H बराबर I²RT। नेक्स्ट सवाल है आपका कि किसी चालक का प्रतिरोधकता का मात्रक क्या होता है? तो ओम मीटर होता है प्रतिरोधकता, बहुत अच्छा सवाल है ये भी। निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सुचालक है? सुचालक मतलब जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो जाएगी। सल्फर नहीं है, आयोडीन नहीं है, प्लास्टिक नहीं है, ग्रेफाइट है। ये ग्रेफाइट अपवाद में, इसलिए ये सवाल आया, बार बार क्वेश्चन आता है ये। नेक्स्ट सवाल है कि किसी परिपथ का वह गुण जो विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा में बदल देता है क्या कहलाता है? तो प्रतिरोध कहलाता है, रेजिस्टेंस। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे कि विद्युत बल्ब का तंतु बना होता है, तो इससे पहले ही बना है, टंगस्टन का बना होता है। किलोवाट घंटा होता है, किसका मात्रक होता है? विद्युत ऊर्जा का मात्रक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ, ओम के नियम का गणितीय रूप होता है, क्या होता है? I = V/R, बहुत अच्छा सवाल है। विद्युत हीटर, देखिए विद्युत हीटर में तार की कुंडली के लिए किस तत्व का, यानी कि इसका जो हीटिंग एलिमेंट बना होता है किसका बना होता है? तो नाइक्रोम का बना होता है। ठीक है बच्चों, नाइक्रोम का बना होता है। विद्युत बल्ब में जो है तंतु वो किसका होता है? टंगस्टन का होता है। हीटर में नाइक्रोम का होता है। ओम के नियम से क्या पता चलता है कि विद्युत धारा जो होती है वो क्या होती है? समानुपाती होती है, किसके? वोल्ट के। अब देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे कि आम मीटर को
विद्युत परिपथ में हम लोग कैसे जोड़ते हैं, तो हमेशा हम लोग सीरीज में श्रेणी क्रम में ही जोड़ते हैं और वोल्ट मीटर को हमेशा समानांतर क्रम में जोड़ते हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। इसके अलावा कुछ और भी इंपॉर्टेंट सवाल है जो मैं आपको बता रहा हूँ, एक मिनट। तो देखिए, विद्युत धारा के प्रबलता का SI मात्रक एम्पियर होता है। 1 एम्पियर बराबर क्या होता है, 1 कूलाम बट्टा 1 सेकेंड होता है। नेक्स्ट सवाल आपका कि जूल बट्टा कूलाम किसके बराबर होता है, तो वोल्ट के बराबर होता है। ये बहुत अच्छा सवाल है। 1 किलोवाट आवर बराबर कितना जूल होता है, 3.6 इंटू 10⁶ जूल होता है। ये भी बहुत अच्छा सवाल है, एकदम याद कर लीजिए इसको। मानव शरीर का प्रतिरोध कितना होता है, 30,000 ओम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1 यूनिट कितना आता है, 1 किलोवाट आवर को ही हम लोग 1 यूनिट कहते हैं। विशिष्ट चालकता का SI मात्रक क्या होता है, प्रति ओम या प्रति मीटर होता है। वोल्ट मीटर का प्रतिरोध क्या होता है, अधिक प्रतिरोध होता है वोल्ट मीटर का। और ए मीटर का प्रतिरोध क्या होता है, ये कम प्रतिरोध होता है, इसलिए इसको सीरीज में जोड़ते हैं, इसको समानांतर यानी पैरेलल में जोड़ते हैं। 1 BOT यूनिट क्या है, 1 किलोवाट आवर को ही 1 BOT कहते हैं। विद्युत फ्यूज बचाता है किससे, लघु पतन से, यानी कि जब बहुत ज़्यादा वोल्टेज हमारे सर्किट में एक बहुत ज़्यादा हाई वोल्टेज आ जाता है, इसी को हम लोग कहते हैं लघु पतन। ठीक है, शॉर्ट सर्किट। तो इससे क्या, कौन सा सेफ्टी डिवाइस बचाता है, तो फ्यूज जो है ये लघु पतन से हमारे पूरे घर की या फिर हमारे सर्किट का, हमारे जो भी मशीन्स लगे हुए हैं उसका रक्षा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव पे काम करता है, तो ये ऊष्मीय प्रभाव पे ही काम करता है। और फ्यूज को हमेशा गर्म तार में ही लगाते हैं। ये भी बहुत अच्छा सवाल है। लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है, बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है, ये याद रखना। अगला क्वेश्चन देखो कि विद्युत फ्यूज का व्यवहार होता है किस लिए, विद्युत परिपथ को तोड़ने के लिए, सर्किट ब्रेकर के रूप में काम करता है। ओम के नियम का गणितीय मान I बराबर V/R, ये तो मैंने बता दिया पहले। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग इस वीडियो को पूरे अच्छी तरह से देखें, बिल्कुल मिस ना करें एक भी क्वेश्चन को। बहुत सारा क्वेश्चन कल आने वाला है इसमें, मैं उम्मीद करता हूँ ऐसा। और ऑल द बेस्ट मेरे सभी स्टूडेंट्स को जो ये वीडियो देख रहे हैं। तो मेरा वीडियो ज़रूर से लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू एवरीवन।